रूप से किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद में कश्मीर के पहले दौरे पर राहुल गांधी बोले, मेरी रगों में भी थोड़ी कश्मीरियत। मांगे पूरी न होने पर विरोध में माध्यमिक शिक्षकों ने मौन व्रत रखा। घरों में सप्लाई दिए जाने वाले पानी दूषित मिल रहा, लोग हो रहे हैं काफी परेशान। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सोमवार को 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का यहां पहला दौरा है। आज उन्होंने नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने शक्तिपीठ क्षीर भवानी मंदिर में भी आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी रगों में भी थोड़ी कश्मीरियत है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे परिवार दिल्ली में रहता है, इससे पहले इलाहाबाद में और उससे पहले कश्मीर में। मैं भी कश्मीरियत में विश्वास रखता हूँ, इसका थोड़ा सा हिस्सा मेरी रगों में है। हमने प्यार और जुड़ाव से कश्मीर को अलग तरीके से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने सभी अच्छे कामों को खत्म कर दिया है। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग आहत हैं। मुझे प्यार और समझ का रिश्ता चाहिए। खबर श्रीगंगानगर के पदमपुर से है, जहां पर शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू की वीरता देश के लिए सदैव प्रेरणादायक रही। सिद्धू की 48वीं जयंती पर नवपाल सिंह स्टेडियम के अंदर हॉकी खिलाड़ियों ने अद्भुत खेल प्रदर्शन कर नवपाल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश का गौरव बताया। प्राचार्य नीलम त्रिपाठी व शहीद के पिता कर्नल आज्ञापाल सिंह सिंधु, भाई राजपाल सिंह सिंधु, व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय कालड़ा, प्रतिष्ठित व्यापारी सुशील जैन, विकी जिंदल, रविंद्र प्रणामी, पतराम चौधरी, शिक्षक अंग्रेजी सहित अन्य मुख्य व्यक्तियों द्वारा शहीद के चित्र के ऊपर पुष्प अर्पित करके नमन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि मात्र 25 वर्ष की आयु में राष्ट्र हित को सर्वप्रिय मानते रहे और 30 दिसंबर 2002 को जम्मू कश्मीर के सूरनकोट के अंदर 3 खूंखार उग्रवादियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। शहीद प्राप्त करने वाले जांबाज की वीरता पर हर हिंदुस्तानी को युगों युगों तक गर्व रहेगा। कोच दुर्गेश शेखावत व चरण फंडा के नेतृत्व में कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू सीनियर व जूनियर टीमों के बीच में हॉकी प्रतियोगिता करवाई गई। सीनियर टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर विजेता खिताब को अपने नाम किया। मैं उसके लिए माननीय प्रिंसिपल साहब का और हरवानी जी का और जो इनके साथ जो टीम है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जो यहाँ पर सम्मानित मंच पर आए हुए मेहमान हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था, जो प्लेयर्स हैं इनका भी बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ पर हाज़िर हैं बाहर से आए हुए मेहमान, उन सब का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये राज्य सरकार की पॉलिसी है, हर राज्य सरकार की पॉलिसी होती है कि जो भी शहीद होते हैं उनके नाम पर कोई ना कोई स्कूल संस्था जो है उनका नामकरण किया जाए, ताकि वो उस शहीद से प्रेरणा लें, देशभक्ति की तरफ देखें और अपना खुद का जो है कैरियर वो बनाएं। और दूसरा, मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे भारतवर्ष में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। ये पीछे मैंने जो 1 घंटा आप लोगों का मैच देखा, उसके लिए मैं क्या कहूँ, एक एक प्लेयर जो आप में से है वो बहुत बढ़िया है। तो हम तालियों से आप सभी प्लेयर का जो है वो स्वागत करते हैं। वेरी गुड। कोई ये नहीं कह सकता कोई उनमें अनजान है, कई बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ जो है प्रेरणा लेने में और जो टैलेंट है, जो प्रतिभाएं हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। और शुरू में बोला है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है उनको सहूलत मिले, जिसके लिए प्रिंसिपल साहब
और जितने अग्रिम नेता हैं या व्यापार मंडल हैं और इधर हरवानी जी भी हैं, उन सबका पूरा सहयोग मिल रहा है। और सबसे ज़रूरी यहाँ पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह जी कूनर और उनके जो बेटे रूबी कूनर, उन दोनों की तरफ से कोई वो पूरा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी आपको चाहिए है हम देंगे। तो सुविधा के लिए भी ये बड़ी अच्छी खबर है कि सभी का सहयोग मिल रहा है। अभी ये शेड जो बन रहा है, ये हम विनम्र नमन करते हैं श्री नवपाल सिंह जी के चरणों में, क्योंकि इन्होंने अपने अदम्य साहस से दुश्मनों से टक्कर लेते हुए अपने जीवन को भारत माता के लिए कुर्बान किया था। हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी है। केवल शहीद होकर ही नहीं, हम और भी तरीके से हम भारत माता के मस्तक को ऊंचा कर सकते। अभी ओलंपिक गेम्स हुए हैं, बार बार इनकी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से हमारे जवानों ने इस बार बहुत अच्छा परिचय दिया है। हॉकी जो आपने भी यहाँ पर खेली, बहुत अच्छी खेली, और निश्चित रूप से इसमें ओलंपिक की झलक इसलिए दिखाई दी क्योंकि महिला और पुरुष दोनों वर्ग की टीमों ने इस बार ओलंपिक में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। एक बार से पुनः जो हॉकी भारत का एक स्वर्णिम काल दिया करती थी, वो बीच में मृत प्राय हो गई थी। मैं समझता हूँ इन ओलंपिक्स के बाद इस खेल को और भी बढ़ावा मिलेगा और हमें बड़ा गर्व होगा कि आने वाले सालों में यहाँ पर जो आप हॉकी के खिलाड़ी यहाँ ट्रेंड होते हैं, तैयार होते हैं, कोई सूरत नहीं है इस तरह के गेम्स में पदमपुर गांव का नाम भी कभी रोशन होगा कि यहाँ से कोई न कोई होनहार इस तरह के खेलों में पहुंचकर और भारत का सम्मान बढ़ाएगा। इस आशा के साथ मैं पुनः आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इसमें। खबर बाड़मेर के धोरीमन्ना से है, जहां पर नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर के जिला युवा अधिकारी सचिन पाटोदिया, व्यवसायिक अधिकारी घेवरचंद प्रजापत के निर्देशन पर चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के 90 दिन राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अमर सिंह सेवदा व उनके द्वारा श्री गोकुल महाविद्यालय अरियणली में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय निदेशक भजनलाल विश्नोई ने बताया कि महात्मा गांधी के स्वच्छता संबंधी सपनों को साकार करने के लिए स्वच्छता की शुरुआत स्वयं से करते हुए अपनी गली, मोहल्ले, गांव, इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के योगदान से संपूर्ण देश को स्वच्छ रखने हेतु स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाए। प्राचार्य चोला राम ने कहा कि सभी को अपने घर के आसपास सरकारी विद्यालय, अस्पताल तथा सार्वजनिक स्थलों के ऊपर स्वच्छ रखने का आग्रह किया। सेवदा ने कहा कि स्वच्छता को लोग दिनचर्या में शामिल कर ले तो वह परिवेश रोग मुक्त होने के साथ साथ महक उठेगा और स्वच्छता अभियान से जुड़कर साफ सफाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और स्वच्छता के महत्व को समझे। खबर जोधपुर के तीवरी कस्बे से है, जहां पे ईदगाह मैदान के अंदर एमपीएल मुस्लिम प्रीमियम क्रिकेट मैच का फाइनल मैच खेला गया। आसिफ 11 ने पहले खेलते हुए 14 ओवर में 248 रन बनाए और जवाब में उतरी बावड़ी की टीम ने मात्र 80 रन पर ऑल आउट हो गई। आसिफ फाइनल का खिताब जीत लिया और टूर्नामेंट में कुल 22 टीमों ने भाग लिया था। आसिफ 11 को आए हुए अतिथियों के द्वारा विजेता टीम को ट्रॉफी व नगद 21,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया और उप विजेता टीम को 11,000 देकर सम्मानित किया गया। बिजनौर में माध्यमिक शिक्षा चेतना नारायण ग्रुप के ने मौन व्रत रखकर सरकार को अपनी मांगे पूरी न किया जाने के विरोध में मौन व्रत विरोध किया। 11 बजे से शाम 4 बजे तक चले मौन व्रत विरोध धरने को समाप्त कर दिया गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री व महामहिम राष्ट्रपति को भेजने के लिए उपजिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के रामलीला ग्राउंड के सामने नूरपुर रोड के ऊपर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले चेतना नारायण ग्रुप के माध्यमिक शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को मांगते हुए अनोखे तरीके को अपनाते हुए मौन व्रत धारण किया। मंडलीय मंत्री सुधीर अग्रवाल के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष सोमदेव सिंह की अध्यक्षता में गांधी पार्क बिजनौर में सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक चले मौन व्रत विरोध धरने के अंदर सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया और अपनी मांगे पूरी न होने से नाराज शिक्षकों ने सरकार से मांगों को मनवाने का अनोखा तरीका अपनाते हुए शहीद क्रांति दिवस पर मौन व्रत रखकर धरना दिया।
कोरोना काल में मृतक शिक्षकों को 50 लाख की आर्थिक सहायता, पुरानी पेंशन बहाल, वित्तीय विहन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 15,000 मानदेय देना, स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल करने, विद्यालय के संचालन का समय अधिनियम के अनुसार करने आदि जैसी मांगों को लेकर ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। अच्छा भाई साहब, आज बिजनौर कलेक्ट्रेट आए आप, क्या था मामला? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जिसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय चेत नारायण सिंह, संरक्षक राजबहादुर सिंह चंदेल, सदस्य विधान परिषद और महामंत्री रामबाबू शास्त्री द्वारा ये 29 जून 2021 को प्रदेश स्तर पर निर्णय लिया गया है। और जो शिक्षकों की लंबित मांग है 9 सूत्रीय मांग के संबंध में आज हमारा महापुरुष की मूर्ति के सम्मुख पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षकों की लंबी समस्याओं के लिए मौन व्रत रहा। उसके बाद ये हमने आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया गया है। और इस ज्ञापन की प्रतिलिपि महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल और माननीय प्रधानमंत्री जी को आवश्यक कार्रवाई हेतु ये प्रतिलिपि प्रेषित की। क्या क्या मांगी आपकी सरकार? हमारी सबसे जो मांग है, तो जो कोरोना से पीड़ित मृतक शिक्षकों एवं कर्मचारियों को है, जिनकी ड्यूटी के दौरान, चुनाव के दौरान मृत्यु हुई है, उनको 50 लाख रुपए को जो है दिए जाएँ कोरोना वारिस के रूप में, पुरानी पेंशन बहाल हो और विभिन्न विद्यालयों में जो हमारे शिक्षक कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको 15,000 रुपये मानदेय दिया जाए RTGS के माध्यम से। और उनकी नियमावली तत्काल सरकार जो है लागू करे और तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करे और मान्यता की धारा 7 टाका को परिवर्तित करते हुए 7(4) में संशोधित करें। और जो माध्यमिक विद्यालयों के अवशेष के प्रकरण है, लंबित के हैं, उनको जो है जांच कराकर उनका भुगतान निश्चित किया जाए। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करते हुए स्थानांतरण प्रारंभ किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और इसके बाद भी हमारी 29 अगस्त को राज्य कार्यकारिणी परिषद की लखनऊ में मीटिंग है। यदि सरकार हमारी इन मांगों पर विचार नहीं करती है तो उसमें हम पूरे प्रदेश में आंदोलन की रूपरेखा बनेगी और इसमें जो है सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो सरकार की जायज मांग है। श्री गंगानगर के नई मंडी खरसाना के अंदर 5 बस्तियों में महिला स्वरोजगार केंद्र रक्षाबंधन के लिए महिलाओं से राखियां बनवा रहे हैं। कस्बे की वाल्मीकि बस्ती, डोली बस्ती, धनका मोहल्ला व भगत सिंह नगर सहित 5 महिला स्वरोजगार केंद्र पर करीब 200 महिला इस काम से रोजगार पा रही है। महिलाएं सीजन के हिसाब से अलग अलग उत्पाद तैयार करती हैं। चूंकि फिलहाल रक्षाबंधन पर्व नजदीक है, पिछले 20 दिन से यह महिलाएं घर पर ही राखियां बनाने में जुटी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि क्षेत्र में 1 लाख से अधिक राखियों की बिक्री हो जाएगी। अब तक 25,000 से अधिक राखियों की मांग आ चुकी है। अच्छी बात यह है कि राखी का विक्रय मूल्य मात्र 5 रुपए रखा गया है ताकि हर परिवार की बहन आसानी से राखी खरीद सके। राखियां बना रही सुमन देवी ने बताया कि ये राखियां कस्बे के दुकानदारों के अलावा रावला, 365 हेड, खानूवाली सहित उपखंड क्षेत्र के सभी गांव के दुकानदारों तक सप्लाई की जा रही है। गायत्री देवी ने बताया कि घर पर ही रोजगार मिलने से काफी संख्या में महिला आत्मनिर्भर हो रही है। वहीं स्थानीय उत्पादकों को लोग पसंद भी कर रहे हैं, इसलिए सेवा भारती संस्थान केंद्र पर राखियों का कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। बिक्री का जिम्मा समिति की एक टीम संभालती है। कुलविंदर कौर सहित कई महिलाओं ने बताया कि साल भर में 120 से 150 दिन सीजनिंग काम मिल जाता है। ऐसे में न केवल महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है बल्कि बच्चों की पढ़ाई में भी आर्थिक सहयोग दे रही है। रजनी व संतो ने बताया कि हुनर से जब घर पर पैसा आता है तो आत्मसंतुष्टि महसूस होती है और किसी के भी मोहताज नहीं होते। सेवा भारती समिति के अभिषेक शर्मा ने बताया कि सेवा भारतीय वर्ष 2014 से महिला स्वरोजगार केंद्र चला रही है। कस्बे में 5 केंद्र हैं। इनके माध्यम से स्थानीय गुणवत्ता युक्त उत्पादन तैयार कर बिक्री के प्रयास किए जाते हैं। वहीं बच्चों को नियमित निःशुल्क पढ़ाई भी करवाई जाती है। प्रत्येक केंद्र पर 50 बच्चे अध्ययनरत हैं और बच्चों को पाठ्यक्रम सामग्री व ड्रेस भी समिति मुहैया कराती है। इन केंद्रों पर राखियां, कपड़े के थैले बनाए जाते हैं और पतंगे बनाने जैसे कपड़े सिलाई व बच्चों के रेडीमेड ड्रेसेस सहित अनेक काम किए जाते हैं।
सेवा भारती द्वारा जो महिला स्वरोजगार केंद्र है उसको मुख्यतः चलाने का ये उद्देश्य रहता है कि जो भी अपने सेवा बस्ती जो बस्तियों में जो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा देने से भी वंचित हैं, प्लस खुद भी बेरोजगारी और शिक्षा से वंचित है, जिनका जीवन है जो अभावों से ग्रस्त है, ऐसी बस्तियों में सेवा भारती द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के कुछ संसाधन उपलब्ध करवा के उनको रोजगार देने का कार्य रहता है, जिससे कि वो खुद भी स्वावलंबी बन सकें और साथ ही साथ अपने परिवार का भी जो भरण पोषण है वो कर सकें। कितने महिला स्वरोजगार केंद्र इलाके में चलाए जा रहे हैं? अभी सेवा भारती द्वारा 5 जगहों पे स्वरोजगार केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को कपड़े के थैले, रक्षाबंधन पर राखी बनवाना, मेहंदी सिखाना, ऐसे अनेक अलग अलग कार्य सिखाए और करवाए। मतलब मुख्य यही है कि जो महिला बेरोजगार हैं, अभी कोरोना काल में लमसम सभी महिलाएं बेरोजगार थी, उनको रोजगार देना और इनमें अनेक कार्य जैसे चलाए जा रहे हैं। राखियाँ बनवाई जा रही है और मेहंदी का भी चल रहा है, बच्चों को भी शिक्षा देने का काम हो रहा है और अनेक कार्य इसमें किए जा रहे हैं। जैसे रक्षाबंधन का पर्व है, अभी तो राखियाँ जैसे बनवाई जा रही है, तो आगे किस प्रकार के कार्य जो हैं महिलाओं को दिए जाते हैं ताकि उनको रोजगार प्राप्त हो? इसमें सर सिलाई का भी महत्वपूर्ण है। जैसे ठेले बनाए जाते हैं, उनकी कीमत है मात्र 500 रुपये और वो जैसे दुकानों पे सप्लाई किए जाते हैं। पेस्टिसाइड जैसी दुकानें होती हैं उन पर सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि इनको भी रोजगार प्राप्त हो सके और अपना घर पालन। इलाके में महिला स्वरोजगार केंद्र में आप कार्य कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया? सर, हम महिला स्वरोजगार केंद्र पे कार्य कर रहे हैं, इससे हमारे जीवन में अनेक परिवर्तन आए हैं, जिससे हम महिलाओं को, बेरोजगार महिलाओं को रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें थैले बनाते हैं, राखियाँ बनाते हैं और मेहंदी भी सिखाते हैं महिलाओं को। सर, अभी राखियाँ बनाई जा रही है, कितनी राखियाँ अब तक बनाई जा चुकी है? क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व जो है वो बिल्कुल नज़दीक है। हाँ सर। सेवा भारती संस्थान द्वारा महिला स्वरोजगार केंद्र पर राखियां बनाई जा रही है, मुख्य तौर पर कितनी राखियां बनाई जा चुकी है अब तक? 25,000 के लगभग बनाई जा चुकी है, जिसकी डिमांड में 10,000 के लगभग मार्केट से मिली है और इसकी सप्लाई हम ये बीकानेर, छतरगढ़ और नूपगढ़, ये रावला मंडी यहाँ तक करते हैं और राखी का मूल्य 5 रुपये है केवल। और ये राखी स्वदेशी रूप में ही हमें देनी है ताकि ये प्रत्येक भाई के गलाई पे बांध सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री पीने के पानी के लिए एक तरफ कई योजना संचालित कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। हम बात कर रहे हैं अनूपगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत 8 PSG रावला मंडी की, जहां पे पीने के पानी के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के घरों में विभाग द्वारा पेयजल पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस दौरान क्षेत्र में कई स्थानों पर पिछले कई दिनों से गंदे व बदबूदार पानी की आपूर्ति की जा रही है। ग्रामवासियों ने बताया कि क्षेत्र में पेयजल स्वच्छता विभाग व उनके कर्मचारियों द्वारा उनके घरों में पेयजल की सप्लाई की जाती है, जबकि घरों पर सप्लाई दिए जाने वाले पानी पूरी तरीके से दूषित व पीने योग्य नहीं होता। उल्टी बीमारियां होने की वजह भी बनी रहती है। साथ ही यह भी बताया है कि पिछले कई सप्ताह से नल में बहुत गंदा एवं झाग युक्त व बदबूदार पानी आ रहा है। ऐसे मोहल्ले में पेयजल संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। बताया गया कि नल के अंदर पानी नाली से बहने वाले पानी के समान हो रहा है। इसमें कीचड़ की तरह बदबू आ रही है और यह पानी पीने तो दूर, कपड़े धोने के काम में भी नहीं आ पा रहा है। ऐसे में स्थानीय निवासियों को पेयजल के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों ने फिल्टरों को ठीक कर स्वच्छ पेयजल सप्लाई की मांग की है। पेयजल को लेकर क्या समस्या है? समस्या काफ़ी गंभीर ही है। जब भी पानी एक तो आता नहीं है, 4-5 दिनों के बाद में सप्लाई होती है और जब भी हम शिकायत करते हैं, फ़ोन करते हैं तो आगे से अभद्र व्यवहार से ये बातचीत करते हैं। तो इनमें कोई सही किसी की कोई ड्यूटी नहीं है। जब भी आते हैं वो एक दूसरे को कह देते हैं इसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है। इससे परेशान होकर आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं अनिश्चित काल के लिए। हमें कोई संतोषजनक जवाब दे।
जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा हमें आगे खड़े नहीं होंगे। खबर जालौर के सांचौर से है, जहां पर देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सांचौर ने देश में राष्ट्रीय भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक तिरंगा एक गांव अभियान का आगाज किया है। इसका मुख्य उद्देश्य देशवासियों को अपनी राष्ट्रीयता पर स्वाभिमान जगाने एवं देश में अखंडता के प्रत्यक्ष के अंदर अप्रत्यक्षता अपना योगदान देना है। प्रांतीय कार्य समिति सदस्य छगनलाल माली ने बताया कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक गांव में कार्यकर्ता राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस अभियान के तहत कार्यकर्ता प्रत्येक गांव व स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए अनसुलझे, अज्ञात व अविस्मरणीय तथ्यों का संकलन करेंगे। नगर मंत्री ईश्वर देवासी ने बताया कि इस अभियान में स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्यों एवं भारत पाक भारत चीन युद्ध में विशेष योगदान देने वाले सैनिकों व उनके परिवार वालों से एक विशेष संवाद स्थापित करेंगे। इसी के साथ ही विशेष स्थानीय गांव के वरिष्ठ जनों के हाथ से ध्वजारोपण करवाएंगे। खबर जालौर के भीनमाल के साविदर से है, जहां पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भील समाज के लोगों ने गांव में भव्य रैली निकाली और लोगों द्वारा नृत्य किया गया। युवाओं ने कहा कि जल, जंगल और जमीन के संरक्षण में सदैव लीन रहने वाले हमारी प्राचीन परंपराओं एवं ऐतिहासिक संस्कृति के प्रतीक आदिवासी प्रकृति ही हमारी माता है और इसी प्रकृति माता की भूमि पर सदैव समर्पित हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर गांव में रैली निकाली गई है। हर साल 9 अगस्त का दिन आदिवासियों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदिवासी दिवस को 9 अगस्त को मनाए जाने का फैसला 9 अगस्त 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बैठक में लिया गया था। पहली बार विश्व आदिवासी दिवस 1995 में मनाया गया था। खबर अलवर से है, जहां पर मंगलवार को संजारा और बुधवार को तीज महिलाओं के द्वारा बड़ी श्रद्धा व विश्वास के साथ में मनाई जाएगी। पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि सावन का महीना चल रहा है और यह महीना खास होता है। सावन के माह में हरे बड़े पेड़ भी लगाए जाते हैं और यह त्योहार हरियाली अमावस की 2 व तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पेड़ पर झूले लगाकर झूला झूलती है और यह त्योहार पति की खुशहाली के लिए मनाती हैं। इस तरह से उत्सव मनाया जाता है। देखिए, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तीज का उत्सव बहुत ही एक उत्सव और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब इसकी परंपराएं जो है, श्रावण का महीना जब आषाढ़ के गुरु पूर्णिमा के बाद में प्रतिपदा से पूरा 1 महीना भगवान शंकर की पूजा का उत्सव होता है। तो ये जब भगवान शंकर और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो भगवान शंकर माता जी को राजा दक्ष के यहाँ से विवाह करके कैलाश में ले गए और भगवान ने धूनी लगाकर आंख बंद कर तपस्या में लीन हो गए। अब माता पार्वती जी बड़ी घबराई कि अरे मैं नई दुल्हन आई हूँ, और भगवान ने तो अपनी समाधि लगा ली। तो माता जी पार्वती जी के करुणा को सुन करके नंदी ने, भगवान का जो नंदी जो सवारी थी, उसको बड़ी चिंता हुई और ये चारों तरफ गया। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, तो उन्होंने ये युक्ति बताई कि भगवान श्री कृष्ण भगवान रूपी अवतारी, तो आपने देखा होगा विष्णु अवतारी श्री राम जी का अवतार है और विष्णु का अवतार श्री कृष्ण जी का है। पर राम जी तो 12 कलाओं से निपुण है और भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं का। तो आपने देखा होगा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की एक पत्नी रखी, पर भगवान श्री कृष्ण के 16 पटरानियाँ थी, 16,000 पटरियाँ थी। तो उन्होंने जो है भगवान नंदी भगवान श्री कृष्ण के पास गए, तो उन्होंने कहा देखिए भगवान शंकर तो अब समाधि लगा गए हैं, पर उसका एक ही कारण है कि हरियाली अमावस्या के बाद प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, तो 3 दिन का आप उत्सव मनाएंगी माता जी कैलाश में, तो निश्चित रूप से भगवान शंकर अपनी समाधि खोलेंगे। तो तभी से माता पार्वती जी ने, अच्छा अब आप झूला डालती हैं तो पेड़ में ही डाला जाता है, क्योंकि इस श्रावण के महीने में हरा भरा पेड़ होता है। तो हरियाली अमावस्या के दूसरे तीसरे दिन जब हरी पेड़ के नीचे झूला की रस्सी से हरी रस्सी, अच्छा इसमें भी अब तो लोग पैसे का अभाव के कारण सोने की, पर इसमें हरी चीज़ की डोर बना करके, बेल बना करके रस्सी बनाई और लकड़ी की पाटी बनाकर भगवान शंकर श्री कृष्ण जी ने आकर, राधा जी ने आकर के भगवान शंकर को झूला झुलाया। तभी से हमारे हिंदू धर्म में द्वितीया को संजारा मनाया जाता है और तृतीया को तीज मनाई जाती है। अब इससे एक कारण हुआ कि इसी में क्यों मनाया जाता है, तो इससे पति की खुशहाली के लिए, स्त्रियां इस पति की खुशहाली के लिए वो प्रसन्न हो और अपनी पत्नियों को, अपनी स्त्रियों को आनंद और प्राप्ति की वृद्धि करें, क्योंकि जब पति आनंद नहीं करेंगे तो संसार की वृद्धि नहीं होगी। तो इसी उत्सव के कारण भगवान शंकर को जब मारा पार्वती जी ने झूला झालकर उसमें बैठाकर झूला झूलाया, तो तभी से हमारे जो नई कन्याओं की सगाई हो जाती है, उनका शायद रिश्ता हो जाता है, तो वो लोग सिंजारा लेके जाते हैं, सुहागन वही हरी पट्टी घेवर बनाती हैं, खेमी बनाती हैं, वो ले जाके लिए, और जिनकी शादी 30 से पहले हो जाती है उनका भी सिंजार आता है। तो इससे कुल मिला के उनके पति को खुशहाली के लिए और आयु सुख समृद्धि, और देखिए बुद्ध का हरियाली बुद्ध का भूमि का तत्व है, और तो इसलिए बुद्ध जो ग्रह है
वो शरीर को सुख रखता है, हरा भरा रखता है और ताज़ा तर रखता है। तो इसलिए इसमें ये मिलाकर 30। फिलहाल स्टेट न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।